हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन एयर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम गाइडलाइन स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन एयर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। इसके बाद जो है हम टेक्निक्स स्टडी करेंगे कि क्या टेक्निक्स होती हैं इसकी एंड क्या प्रोसेस होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चन एयर कंटेंट एंड वर्किंग। तो अब देखिए, जब आप एक क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसकी जो लेंथ है, उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होना चाहिए, सबसे पहली बात। और ऐसा क्वेश्चन एयर प्रिपेयर मत कीजिए जिसमें जो है उसको कंप्लीट करने में आपके 10 to 25 मिनट्स जो है वो लग जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड क्वेश्चन एयर जो है वो सब्जेक्ट को कवर करे, आपके जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जिस भी विषय के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं उसी के बारे में ही होना चाहिए। अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दोहराही नहीं होनी चाहिए। एंड टेक्निक्स यूज़ की जानी चाहिए क्वेश्चन एयर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करोगे वो सिंपल होनी चाहिए। आपके जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो प्रिसाइज होने चाहिए, ज़्यादा जो है पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। और बोला गया है कि जो है एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट, तो मतलब कुल मिला के ज़्यादा जो है रिस्पोंडेंट को एफर्ट ना लगाने पड़े आपके क्वेश्चनर को समझने में। आप टैब्यूलेशन, मॉक टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो मेन गाइडलाइंस दी हैं डेल्बर्ट सी मिलर ने अपनी हैंडबुक में, तो उन्होंने 16 कमांडमेंट्स दिए हैं जो फॉलो करनी चाहिए जब आप एक क्वेश्चन एयर बना रहे हो। तो पहली कमांडमेंट क्या है कि कीप द लैंग्वेज पिच्ड टू द लेवल ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि लैंग्वेज ऐसी यूज़ करो जो रिस्पोंडेंट समझ पाए, रिस्पोंडेंट के लेवल की हो। नंबर 2, ट्राई टू पिक वर्ड दैट हैव सम मीनिंग फॉर एवरीवन, आप वही वर्ड्स यूज़ करें जिसका सबको मीनिंग पता हो, है ना। मीनिंग फॉर एवरीवन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं है उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग मतलब वर्ड्स ऐसे चूज़ करें, कुल मिला के वर्ड सिंपल यूज़ करें आप। लॉन्ग क्वेश्चंस आप अवॉइड करें, लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछें। डू नॉट प्रायर अज्यूम दैट योर रिस्पोंडेंट पजेस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप ये पहले से अज्यूम करके मत चलिए कि रिस्पोंडेंट को सत्य पता हो, ज़रूरी नहीं है उसको पता हो, है ना। तो आप ये पहले से अज्यूम ना करके चलें कि जो भी आपका रिस्पोंडेंट है जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस्टेब्लिश द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू हैव इन माइंड, तो कुल मिला के जब आप क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब जिस भी बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वही होना चाहिए। आपका जो पूछने का मकसद है, जो भी आप जिस बारे में, जिस विषय में जानकारी जानना चाहते हैं, वही उसी टाइप का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, तो आप अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो आप जो है पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट कर सकते हो रिस्पोंडेंट को, या फिर डू नॉट सजेस्ट एनी, या फिर आप जो है कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोटेक्ट योर रिस्पोंडेंट्स ईगो, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि ईगो ना हर्ट हो आपके रिस्पोंडेंट की, है ना, जिससे भी आप जानकारी पाना चाहते हैं उसकी ईगो जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी इसकी ईगो को जो है प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है, इफ़ यू आर आफ्टर अनप्लीजेंट ओरिएंटेशंस गिव योर रिस्पोंडेंट अ चांस टू एक्सप्रेस हिज पॉजिटिव फीलिंग फर्स्ट सो दैट ही इज़ नॉट पुट इन एन अनफेवरेबल लाइट। तो कुल मिला के अगर आप जो है अनप्लीजेंट ओरिएंटेशंस की मतलब
आप अनप्लीजेंट यानी कि आप खुश नहीं हैं, है ना। उसके बाद आप जो है रिस्पोंडेंट को एक कुल मिला के बोला गया है कि एक चांस देना चाहिए एक्सप्रेस करने का अपनी पॉजिटिव फीलिंग का, ताकि जो है अनफेवरेबल लाइट ना पड़े, मतलब कुल मिला के जो भी आप इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से पाना चाहते हैं वो फेवरेबल हो और अनप्लीजेंट वे में ना हो। उसके बाद 9, डिसाइड वेदर यू नीड अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन और एन इनडायरेक्ट फॉलोड बाय अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप डिसाइड करके चलिए कि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है या आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। तो ये आप पहले से डिसाइड करके चलिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपका क्वेश्चन ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। ओपन मतलब आप रिस्पोंडेंट को पूरी फ्रीडम दे रहे हो अपना आंसर लिखने के लिए, जो भी वो लिखना चाहता है वो फ्रीली लिख सकता है। और क्लोज का मतलब जब आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो आंसर लिखने की, है ना। तो ये भी आप डिसाइड करके चलिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ओपन होंगे या क्लोज होंगे। इसके बाद डिसाइड करके चलिए जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट, अवॉइड एम्बिगस वर्डिंग। एम्बिगस का मतलब होता है जब कोई चीज़ क्लियर ना हो, यानी कि अनक्लियर। तो अनक्लियर वर्डिंग आपने यूज़ नहीं करनी, मतलब आपने क्लियर वर्डिंग यूज़ करनी है। उसके बाद अवॉइड बायस्ड और लीडिंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो बायस्ड हों, जो किसी एक पक्ष का साथ देते हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको न्यूट्रल होके क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद फ्रेज क्वेश्चन सो दैट दे आर नो अननेसेसरीली ऑब्जेक्शनेबल, मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखिए जिन पे रिस्पोंडेंट ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही होने चाहिए। डिसाइड वेदर अ पर्सनल और इम्पर्सनल क्वेश्चन विल ऑब्टेन द बेटर रिस्पॉन्स। तो आप डिसाइड करके चलिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको इम्पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपको बेटर रिस्पॉन्स मिल पाए। उसके बाद क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल आइडिया और अ सिंगल रेफरेंस। आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, एक सिंगल आइडिया के रिगार्डिंग होने चाहिए। आप ये नहीं है कि आप मल्टीपल आइडियाज़ लेके अपना क्वेश्चन या प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चंस एक सिंगल आइडिया तक ही लिमिट होने चाहिए। तो ये तो थी डेल्बर्ट सी मिलर के अकॉर्डिंग 16 कमांडमेंट्स जो हमने स्टडी करी। जब आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। एंड उसके बाद पीवी यंग ने भी हमको कुछ मैंडेटरी आइटम्स बताई हैं जो हमको ध्यान में रखनी है जब हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुल 9 आइटम्स बताई हैं, 9 लाइंस बताई हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो इन्होंने बोला है नंबर 1 कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग द डेटा शुड अपीयर इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एजेंसी डेटा को कलेक्ट कर रही है वो अपीयर होना चाहिए इम्पॉर्टेंट प्लेस पे। जो भी क्वेश्चनर होगा उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए कि हाँ भाई इस एजेंसी ने ये क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है। और अगर आपको फॉर्म कैसे मिल रहा है, रिस्पोंडेंट को मेल के द्वारा मिल रहा है, तो आप एड्रेस लिखिए पूरा क्लियरली। नंबर 2, द टाइटल ऑफ द स्टडी और सर्वे शुड बी ऑन द फ्रंट पेज। कि आप ये स्टडी कर रहे हो, आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसका टाइटल क्या है, क्या क्यों कर रहे हो, मतलब क्या टाइटल है स्टडी का, है ना, वो फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए। और इट इज़ डिज़ायरेबल हैव इट अपीयर इन लार्ज प्रिंट। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर चाहते हो तो उस टाइटल को लार्ज प्रिंट में भी प्रिंट करा सकते हो। नंबर 3, द अथॉरिटी फॉर बेसिस और द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी स्टेट। कि जो भी अथॉरिटी होगी कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन वो लिखी जानी चाहिए कि भाई हम जो है इंफॉर्मेशन जो है इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ द इंक्वायरी इज़ फ्रॉम अ फेडरल एजेंसी, अ बजट ब्यूरो अप्रूवल नंबर एंड एन एक्सपायरेशन डेट रिक्वायर्ड। तो अगर इंक्वायरी जो है किसी फेडरल एजेंसी के द्वारा हो रही है, बजट ब्यूरो अप्रूवल नंबर, तो ये भी जो है
लिखी जानी चाहिए, शुड बी स्टेट यानी कि लिखी जानी चाहिए उस पर। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलनेस यानी कि आपको डेटा को लीक नहीं करना, आपको डेटा का मिसयूज़ नहीं करना। आप अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। और शुड बी मेड क्लियर इन सच अ वे दैट द रिस्पोंडेंट विल एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि रिस्पोंडेंट अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है तो उसके दिमाग में ये एश्योरेंस होने चाहिए कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चनएयर के ज़रिए दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं लीक की जाएगी। उसके बाद द डेट्स ऑफ पीरियड कवर्ड बाय द रिपोर्ट शुड बी स्टेटेड इन एडवांस, की जो भी डेट्स ऑफ पीरियड होगा या जो भी टाइम पीरियड होगा वो क्लियरली एडवांस में लिखा जाएगा रिपोर्ट के द्वारा। और अगर कोई फुटनोट्स ज़रूरी हैं, फुटनोट्स की ज़रूरत है तो स्पेस रखा जाएगा उसके लिए, ताकि फुटनोट्स में आप जो है और एक्स्ट्रा डिटेल लिख पाएँ रिस्पोंडेंट्स ताकि। उसके बाद अ प्लेस शुड बी प्रोवाइड फॉर द सिग्नेचर ऑफ द रिस्पोंडेंट, जब आप क्वेश्चनएयर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक सिग्नेचर का प्लेस भी बनाएं उसमें, ताकि रिस्पोंडेंट उसका जो है उस पर सिग्नेचर कर पाए। एंड इट इज़ यूजुअली एडवाइजेबल टू असाइन अ सीरियल नंबर, आपको ऑब्वियसली सीरियल नंबर तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चनएयर पे, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए इजीली। और जब आप एक मैंने क्वेश्चनएयर कंटेन मोर देन 1 पेज, जब क्वेश्चनएयर एक से ज़्यादा पेज का होता है तो आप हर पेज को नंबर दीजिए 1 2 3, है ना। और इफ़ द इंटरव्यूअर इज़ परमिटेड टू यूज़ एक्स्ट्रा फॉर्म्स, अगर इंटरव्यूअर को ये परमिशन मिलती है कि वो एक्स्ट्रा फॉर्म्स यूज़ कर सकता है तो आइटम्स जो हैं इंसर्ट की जानी चाहिए इस पर्पज़ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निक्स की। ये तो थे हमारी गाइडलाइंस जो हमने काफ़ी सारी स्टडी करी, 16 पहले स्टडी करी, 9 अब स्टडी करी और टोटल हमारी हो गई, इट मीन्स 25 हमने गाइडलाइंस स्टडी कर ली हैं। तो बहुत ही ईजी है, आप लिख पाएंगे ईजीली अपने एग्जामिनेशन में। चलिए टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ एलिसिटिंग रिस्पॉन्स थ्रू द अपील, तो आप टेक्निक्स अपील के द्वारा जो भी है वो क्या रहेंगी। तो A covering letter almost accompanies the questionnaire. It must be brief, but within it a number of basis fact must be presented like the sanction authority by the study. तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चनएयर होगा, जो एक कवरिंग लेटर होगा, कवर्ड होगा, और जो फैक्ट्स, जो भी नंबर ऑफ बेसिक फैक्ट्स जो है वो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ब्रीफ में प्रेजेंट करोगे, और सैंक्शन अथॉरिटी कौन है, कौन इस डेटा को मतलब कलेक्ट कर रहा है और क्यों स्टडी की जा रही है, और वाई शुड द रिस्पोंडेंट बॉदर टू आंसर, रिस्पोंडेंट को क्यों आंसर करना चाहिए, डायरेक्शन एज टू हाउ टू फिल इट, कैसे क्वेश्चनर को प्रिपेयर फिल करना है, और गारंटी ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है जब हम किसी का नाम शो नहीं करते, है ना। टेक्निक्स ऑफ रिटर्निंग द क्वेश्चनएयर, तो रिटर्निंग द क्वेश्चनएयर की टेक्निक्स की बात करें तो स्टैम्प्ड होना चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए उस क्वेश्चनएयर पे। जब आप एक क्वेश्चनएयर अपने रिस्पोंडेंट को भेज रहे हो तो आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैम्प करोगे उस पर, और देन आप उस एनवेलप को सेंड करोगे। उसके बाद एक्यूरेट टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप अपने क्वेश्चनएयर को प्रिंटिंग करो, लिखो मत, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग फॉर्म में होगा तो सही रहेगा, एक्यूरेसी बनी रहेगी। नंबर 3, यूज़ ऑफ गुड ग्रेड कलर। आपका जब आप क्वेश्चनएयर प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे कलरिंग का इस्तेमाल कीजिए, कन्वीनियंट साइज़ ऑफ पेपर होना चाहिए, और फॉलो अप कैंपिंग यानी कि सेंडिंग रिमाइंडर भी भेजिए कि आपने अभी तक क्वेश्चनएयर का फिल करके नहीं दिया तो आप रिमाइंडर्स भी भेज सकते हो रिस्पोंडेंट्स को, ताकि आपका क्वेश्चनएयर जो है रिटर्निंग आए वापस। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चनएयर टेक्निक की एडवांटेज क्या है। तो इकोनॉमिकल है, क्वेश्चनएयर अप्रोच जो है पॉसिबल बनाती है टू कवर एट द सेम टाइम एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो आप जानते हो बहुत जगह जगह फैले हुए हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये क्वेश्चनएयर टेक्निक काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, इकोनॉमिकल सस्ती पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी आपकी कम लगती है इसमें। तो आप क्या करते हो, सिंपली क्वेश्चनएयर सेंड कर देते हो, है ना। उसके बाद टाइम सेविंग की बात करें तो 100 ऑफ पर्सनस आर अप्रोच्ड थ्रू क्वेश्चनएयर। हम जानते हैं हम क्वेश्चनएयर जब हम सेंड करते हैं तो सैकड़ों लोग जो हैं क्वेश्चनएयर उनके पास पहुंचता है,
और हाँ, टाइम लंबा लग जाता है अगर आप इंटरव्यू करते तो, लेकिन आप क्वेश्चनेयर भेज रहे हो तो आप एक ही टाइम पे 100 लोगों से क्वेश्चनेयर फिल करा सकते हो। सुटेबल इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चनेयर मेथड। तो अब जो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके नहीं ले पाओगे इन्फॉर्मेशन, वो आपको क्वेश्चनेयर के जरिए मिल जाएगी, तो इसलिए सुटेबल होती है कुछ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के लिए। एंश्योर्स एनोनिमिटी का ये मतलब है हैविंग नो नेम। तो एनोनिमिटी इज़ मीनिंगफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड, क्योंकि रिस्पोंडेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो अपना नाम लिखे क्वेश्चनेयर पे, तो इसीलिए वो अपने फ्रीली अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को लिख सकते हैं। एनोनिमिटी की यहाँ पे इंश्योर करता है। लेस प्रेशर ऑन द रिस्पोंडेंट, यहाँ पे रिस्पोंडेंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता, रिस्पोंडेंट की मर्जी है, जो क्वेश्चन के आंसर देना चाहता है वो देगा। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इस मेथड के द्वारा एक लार्ज सैम्पल जो है वो आप ड्रोन निकाल सकते हो। ए ग्रुप ऑफ पीपल कैन ईजीली भी आप कवर्ड कर पाओगे, उनसे डेटा कलेक्ट कर पाओगे। तो यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम वन मेजरमेंट सिचुएशन टू अनदर प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी है। डिसएडवांटेज की बात करें क्वेश्चनेयर टेक्निक की, तो इलिटरेट, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसके लिए तो ये टेक्निक यूज़फुल नहीं है। आप मान लो आपको इलिटरेट लोगों के लिए तो आप ये नहीं कर पाओगे ये टेक्निक यूज़। नंबर 2, प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न इज़ यूजुअली लो, मतलब आपने भेजे 100% लोगों को क्वेश्चनेयर, लेकिन क्वेश्चनेयर फील्ड होके आपके पास सिर्फ 10% आ रहे हैं, तो ये क्या है कि रिटर्न बहुत लो है ना। मिस इंटरप्रेट अनइंटेलिजिबल रिप्लाई, मतलब मिस इंटरप्रेट यानी कि क्वेश्चनेयर को जो भी क्वेश्चंस उसमें लिखे गए हैं रिस्पोंडेंट के द्वारा उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया, जिस वजह से ढंग से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाई। द रिस्पोंडेंट मिस इंटरप्रेट ए क्वेश्चन और इंटेलिजिबली उन्होंने रिप्लाई किया है या बहुत छोटा सा लिखा है ना, तो इसलिए भी दिक्कत आ सकती है, तो ये लिमिटेशन है। अब आते हैं हमारे प्रोसेस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। सबसे पहले जब आप एक क्वेश्चन या डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मेथड ऑफ इंटरव्यू, कैसे आप इंटरव्यू लोगे, है ना। उसके बाद कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वर्डिंग क्या यूज़ करोगे और क्वेश्चन को कैसे ऑर्डर में लिखना है, ये सब आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है, मतलब बोलते हैं प्रोसेस आता है, वो आता है स्टेप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। तो सबसे पहले आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस चीज़ को आप स्पेसिफाई करें। तो पहला स्टेप है क्वेश्चनेयर डिज़ाइन का कि आप स्पेसिफाई करें। एंड रिसर्चर शुड गो थ्रू द प्रॉब्लम डेफिनेशन। ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। उसके बाद आप इंश्योर करें कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए। एंड रिसर्चर शुड प्रिपेयर अ सेट ऑफ डमी टेबल्स। डमी टेबल्स भी प्रिपेयर कर सकता है। डमी टेबल का मतलब होता है एक ब्लैंक टेबल यूज़ टू कैटलॉग डेटा, ताकि आप उसमें डेटा लिख सकें। और ये डिस्क्राइब करता है कि आपका एनालिसिस जो है वो जो है स्ट्रक्चर्ड होगा, डेटा जो भी आप कलेक्ट करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। नंबर 2 आता है कि आप स्पेसिफाई करें कि आप किस टाइप का इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड स्टेप है डिज़ाइनिंग द क्वेश्चन इज़ टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड, कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप किस टाइप के इंटरव्यू मेथड को यूज़ करोगे। क्या आप पर्सनल इंटरव्यू लोगे, क्या आप रिस्पोंडेंट सी द क्वेश्चनर इंटरैक्ट फेस टू फेस करोगे, इंटरव्यूअर के साथ करेगा यानी कि रिस्पोंडेंट। यानी कि बोला गया है कि लेंदी, कॉम्प्लेक्स या वेरिड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। और टेलीफोन इंटरव्यू भी हो सकता है, रिस्पोंडेंट इंटरैक्ट कर सकता है इंटरव्यूअर के साथ, बट दे डू नॉट सी द क्वेश्चनर, है ना। तो दिस लिमिट्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। तो ये टाइप की इंटरव्यू मेथड्स रहेंगे क्वेश्चनर में। नंबर 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट। तो एक बार जब वंस द इन्फॉर्मेशन नीडेड इज स्पेसिफाइड, जब आपको पता लग गया है कि आपको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है एंड आपको ये भी पता लग गया कि आप किस प्रकार से इंटरव्यू करेंगे, टेक्निक भी आपने डिसाइड कर ली। तो उसके बाद का जो स्टेप आता है कि डिटरमाइन करना है इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट क्या रहेगा, कि व्हाट टू इंक्लूड इन इंडिविजुअल, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करने हैं।
तो इज़ दी क्वेश्चन नेसेसरी, क्या क्वेश्चन ज़रूरी है? तो एवरी क्वेश्चन इज़ ए क्वेश्चनेयर शुड इन अ क्वेश्चनेयर शुड कंट्रीब्यूट टू द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो जो भी इंफॉर्मेशन की हमको ज़रूरत है हमारे क्वेश्चनेयर में वो सभी क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। एंड इट इज़ यूज़फुल टू आस्क सम न्यूट्रल क्वेश्चंस भी हमें पूछने चाहिए। एंड यू नो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि एक इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिश हो स्टार्टिंग में ही। एंड व्हेन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चनेयर इज़ सेंसिटिव, क्योंकि जब आपका टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है तब आपको स्टार्टिंग जो है न्यूट्रल क्वेश्चन से करनी चाहिए। तो ये सारे इसमें आएंगे। और उसके बाद ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू आंसर। तो रिसर्चर शुड नॉट एज्यूम दैट रिस्पोंडेंट कैन प्रोवाइड एक्यूरेट और रीजनेबल आंसर टू ऑल क्वेश्चन। तो रिसर्चर को ऐसा एज्यूम नहीं करना चाहिए कि रिस्पोंडेंट आपको सही जवाब दे सकते हैं। तो रिसर्चर को ये अटैम्प्ट करना चाहिए टू ओवरकम द रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी टू आंसर, ताकि जो है उसको सही ढंग से आंसर मिल पाए अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनका। एंड सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो लिमिट होते हैं। और रिस्पोंडेंट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड द डिसायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो रिस्पोंडेंट may not be informed, may not remember और may be unable to articulate certain type of responses। कभी कभार क्या होता है रिस्पोंडेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता एंड उनको may not remember, उनको याद ना हो, या फिर कुछ टाइप के ऐसे भी रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो रिस्पोंडेंट को अक्सर पूछा जाता है उन टॉपिक्स के ऊपर ऑन विच दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड, जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। तो जैसे कि बोला गया है कि अ हस्बैंड में नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट मंथली एक्सपेंसेस फॉर ग्रोसरी। तो हस्बैंड को पता ही नहीं होता कि मंथली एक्सपेंसेस कितना हो रहा है ग्रोसरीज पर एंड डिपार्टमेंट स्टोर परचेजेस पर। इफ़ इट इज़ द वाइफ हु मेक्स दिस परचेजेस, अगर वाइफ सारा खर्चा कर रही है ना। तो रिसर्च हैज़ शोन दैट रिस्पोंडेंट विल ऑफन आंसर क्वेश्चन इवन दो दे आर अनइन्फॉर्म्ड। तो रिसर्च ये भी दिखाती है कि रिस्पोंडेंट अक्सर उन्हीं क्वेश्चंस का भी आंसर कर देते हैं जो उनको पता भी नहीं होता। तो ओवरकम करना है इस चीज़ से। उसके बाद चूजिंग क्वेश्चन वर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स हमें गिवन है वर्डिंग के ऊपर आता है एंड देन आता है अरेंजिंग क्वेश्चन इन ऑर्डर। तो वर्डिंग की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्डिंग क्या है? ट्रांसलेशन है, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसका। तो वर्ड्स आपको सही से क्लियरली इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, वही इस्तेमाल करने हैं। तो डिसाइडिंग ऑन क्वेश्चन वर्डिंग इज़ परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट टास्क है जब आप एक क्वेश्चन या डेवलप कर रहे हो। तो अगर आपके वर्डिड जो है वो पुअरली क्वेश्चन किए गए हैं तो रिस्पोंडेंट जो है उसका आंसर देने से मना कर देगा या फिर इनकरेक्टली देगा उसका आंसर। तो पहली कंडीशन यही है कि नॉन एज आइटम नॉन रिस्पॉन्स कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेकंड कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉन एज आइटम नॉन रिस्पॉन्स कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एनालिसिस। तो जब हमको किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और इससे क्या होता है डेटा एनालिसिस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, डिफ़िकल्टी आ सकती है आपकी रिसर्च में। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? लीड टू रिस्पॉन्स एरर, है ना, कि आपका जो रिस्पॉन्स किया गया उसमें एरर हो, गलती हो। तो अनलेस द रिस्पोंडेंट एंड द रिसर्चर असाइन एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, मतलब वर्ड्स इतने सिंपल होने चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो आंसर पूछा जा रहा है वो एग्जैक्टली उनका सेम मीनिंग होना चाहिए। रिज़ल्ट विल बी सीरियसली बायस्ड। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो भी रिज़ल्ट है वो बहुत बायस्ड होगा। तो अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है तो आप इशू डिफाइन करें, ऑर्डिनरी वर्ड्स का यूज़ करें, अनक्लियर वर्ड्स का यूज़ ना करें, लीडिंग क्वेश्चंस भी अवॉइड करें, यानी कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और इम्प्लीसिट अल्टरनेटिव्स अवॉइड करें, अजम्पशंस नहीं करनी, किसी भी प्रकार का अज्यूम नहीं करना अपने। जनरलाइजेशन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्या होता है, इसको भी अवॉइड करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही इन्हीं के बारे में ही बताया गया है, क्या क्या इनके बारे में डिटेल है, जो भी हमने पढ़े टर्म्स उनके बारे में ही है। उसके बाद डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, कि आपका ऑर्डर कैसा रहेगा क्वेश्चंस का, ओपनिंग कैसे करोगे, मिडल में कैसे क्वेश्चंस पूछोगे, एंड में क्या क्वेश्चंस पूछोगे, वही सब है। तो ओपनिंग क्वेश्चंस जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उसमें जो है एक तरीके से रिस्पोंडेंट का कॉन्फिडेंस, उसका कोऑपरेशन आप गेन करते हो।
तो ओपनिंग क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग होने चाहिए। तो सम टाइम सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इवन दो दे आर अनरिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ना हो, है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कुल मिला के जो ऑर्डर होना चाहिए वो थोड़ा सही से होना चाहिए, स्टार्टिंग बहुत सही होनी चाहिए, और फिर आप जो है धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।